हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ब्लूप्रिंट के ऊपर। ओके। तो भाई साहब, इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का। मतलब 2 नंबर के यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने हो गए? 4 नंबर। उसके बाद 2 नंबर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। हो गए 6 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। बात करते हैं कितने सेक्शन में ये चैप्टर हमारा डिवाइडेड है। तो मेजरली ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है हमारा चैप्टर। ओके। और ये 4 सेक्शन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से वो 4 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा सेक्शन है प्रोटीन। तीसरा सेक्शन है विटामिन। चौथा सेक्शन है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 हमारे सेक्शन होने वाले हैं। इनको हम लोग स्टडी करेंगे। और जो 2 नंबर के यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो बेसिक चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए वो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है। एल्डिहाइड RCHO होता है। कीटोन RCOR होता है। ठीक है, बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो वहां पर एक बार और आपको बता दिया जाएगा। चलिए तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग 3 प्रकार की चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है ये देखेंगे। इसके बाद डिस्कशन ऑन टाइप्स। अब कितने प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है, उन टॉपिक जो दे रखे होंगे हमारे पास, जो टाइप्स होंगे उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर से, वो हम लोग समझने वाले हैं। बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में हम लोग क्या देखेंगे? तो अमीनो एसिड देखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोटीन देखेंगे और डीनेचुरेशन देखेंगे। बात करते हैं विटामिन्स में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस एंड चार्ट ऑफ विटामिन, जहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड देखेंगे और डीएनए और आरएनए देखेंगे, उसमें डिफरेंस देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो एज द नेम सजेस्ट, दिस आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या हुआ इसका मतलब? जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के ही हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बन के ही हाइड्रेट्स होते हैं, ये हमसे यहां पर कहा गया है। ये आप लोग ध्यान रखें, अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? बहुत पुरानी डेफिनेशन है। हम लोग इतिहास में जा चुके हैं कि ऐतिहासिक बातें क्या लिखी हुई है। सबसे पहले जब कार्बोहाइड्रेट आया था उस समय क्या सोचा गया था, किस प्रकार से इसका नाम दिया गया था, वो हम लोग समझ रहे हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, दिस आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। अब जरा यहां पर देखिए आप लोग क्लासिकल डेफिनेशन इसकी। ये क्लासिकल डेफिनेशन है इसकी, मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है, क्लासिकल डेफिनेशन है। ये बोलती है कि दिस आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूला बनेगा इसका CH2O। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन भी होगी और हाइड्रेट्स भी होगा। हाइड्रेट्स मतलब पानी, H2O। तो मान लीजिए कार्बन की संख्या हमारे पास X है और पानी की संख्या, H2O की संख्या हमारे पास, हाइड्रेट की संख्या Y है। ठीक है, तो ये एक इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता था उस टाइम के हिसाब से। आ रही ये बात समझ में? उस टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन दी गई थी। दिस स्ट्रक्चर दैट आर नोन टू सेटिस्फाई दिस फॉर्मूला आर, जैसे ग्लूकोज हमारे पास होता है C6H12O6, ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो फॉर्मूला बनता है वो सेम ही बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा? C यहाँ पर 6 है और H2O कितने बनेंगे? यहाँ पर हमारे पास 6 H2O बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद सुक्रोज जो होता है, शक्कर जो होती है हमारी, C12H22O11। इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर C12 आएंगे और H2O कितने बनेंगे? H2O यहाँ पर 11 बनेंगे।
ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वी थॉट वी दो want to represent carbohydrates as a hydrates of carbon, that is not the right things to do. अब हुआ क्या, हुआ क्या, ये जो हमने बोला था कि CxH2O इस फॉर्मूला को जो भी सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो इसी में आता है एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जरा देखिए, CH3COOH हमारा होता है एसिटिक एसिड, इसलिए आपसे बोला था कि आपको जानकारी होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में हमारे पास कार्बन जो होते हैं वो 2 होते हैं और H2O कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। तो इसके हिसाब से ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या कार्बोहाइड्रेट है क्या? अरे एसिटिक एसिड एक एसिड है, एसिटिक एसिड एक एसिड है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से तो इसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो डेफिनेशन अभी तक हम पढ़ रहे थे ये पूरी हो जाती है गलत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट की पहले ये डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको वो लिखनी है, लेकिन क्लासिकल डेफिनेशन जो थी वो बिल्कुल करेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट उस समय नाम दे दिया गया था तो इस नाम को चेंज नहीं किया गया। आने वाले समय में सिर्फ डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप लोग रेमबोस का देख सकते हो, रेमनोस का देख सकते हो। रेमनोस जो होता है, रेमनोस में C6H12O5 होते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करता है उस कंडीशन को, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, ओके। तो हम लोग अब मॉडर्न डेफिनेशन देखने वाले हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ये डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में अटपटी लग सकती है, लेकिन यही वास्तविकता है। क्या मतलब हुआ इसका? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। जरा यहां पे देखिए एग्जांपल में, यहां पर आपको कहानी और आसानी से समझ में आएगी। आपको पता है एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर H आता है। कीटोन में हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर इस प्रकार से बॉन्ड खाली रख देते हैं। यहां पर भी R लगा लो, यहां पर भी R लगा लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बात यहां पर है। जैसे ये देखिए, ये क्या है आपका? एल्डिहाइड है, CHO। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि C कहीं पर और हो, H कहीं पर और हो, O कहीं पे और हो, नहीं, ऑप्टिकली एक जगह पे ये होने चाहिए, ओके। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार के कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलने वाले? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। साथ में इसमें क्या ग्रुप लगा होना चाहिए? OH ग्रुप भी लगा हुआ होना चाहिए, जैसे यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ये यहां पर OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप, ठीक है। ये कंडीशन यहां पे होती है। इस डेफिनेशन को आप लोग याद करने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में आपको अटपटी लग सकती है, फिर आपसे बोल रहे हैं, लेकिन इसी को आपको याद करना पड़ेगा। और ये बात हुई ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। एक और है, एक और तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, मतलब एक और तरीके से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि है एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब यहां पर यह होता है कि अगर कोई कंपाउंड आपके पास है, मान लीजिए बड़ा सा एक कंपाउंड है, इसको आपने हाइड्रोलिसिस किया, पानी की प्रेजेंस में इसको तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद अगर ये तोड़ने के बाद इस प्रकार से मान लो ये टूट गया, ये टूटा हुआ जो कंपाउंड है ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। तो इस कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। मतलब एक बार हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड आपको मिल जाते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हो जाती है, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी हम पढ़ाते हैं, तो ये डेफिनेशन उनके लिए है, लेकिन अभी ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे भैया, उनको हम लोग क्या करने वाले हैं?
डिवाइड करने वाले हैं या फिर हम लोग उनका टाइप देखने वाले हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग के हिसाब से इसका नाम दिया जा रहा है। ब्रेक किसकी प्रेजेंस में करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस का नाम दिया जा रहा है। तो पहला टाइप होता है इसका मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। ये जो चैप्टर है सुन लीजिए ध्यान से पहले, ये जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, और ऐसा हो सकता है कि एक बार में आपको चीजें इतनी आसानी से समझ में ना आए, क्योंकि देखो यार ये चीजें जो है वो याद करने की भी है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीगोसेकेराइड, ये जो चीजें हैं कुछ कुछ चीजें याद करने की रहेगी इस चैप्टर में आपको। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा अपनी माइंड सेट इस तरह का बना रखें कि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं भी आता है तब भी आपको वीडियो में बने रहना है। ये माइंडसेट से अगर आप लोग चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारे पास मोनोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है, डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। मोनो मतलब सबसे छोटे यूनिट, ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप लोग तोड़ नहीं सकते उसको बोलेंगे मोनो, मतलब उसका आप लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास ओलिगो। ओलिगो का मतलब है कि आप ये जो प्रोडक्ट है इसको आप लोग 2 से 10 यूनिट में तोड़ सकते हो। ठीक है, इसको तोड़ के आप लोग क्या बना सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस प्रकार से 10 यूनिट तक आप लोग बना सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इससे ही बड़े होते हैं, इसको आप लोग 10 से ज्यादा यूनिट में तोड़ सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 से ज्यादा यूनिट में अगर इसको तोड़ देते हो आप लोग, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। तो देखिए जो ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड मान लो ये हमारा क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, ये ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड क्या है, जिसको हम लोग 2 से 10 यूनिट में तोड़ सकते हैं। जैसे ही आप लोग इसको तोड़ोगे, ठीक है, इसको तोड़ोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो हमारे पास फर्दर जो हमारे पास सेकेराइड्स बनेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो छोटे छोटे कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, वो छोटे कंपाउंड और कुछ नहीं है, वो कंपाउंड हमारे मोनोसेकेराइड बनेंगे। मतलब ओलिगोसेकेराइड से आप मोनोसेकेराइड बना सकते हो, पॉलीसेकेराइड से भी आप मोनोसेकेराइड बना सकते हो तोड़ तोड़ के। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट तो यही रहेगी, इसके बाद आप लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में, तो ये चीज है। तो अब इसकी एग्जांपल आप लोग याद करना चाहो तो कर लेना, वैसे आपको याद करवा देंगे आगे, क्योंकि वीडियो में सब यही तो रहेगा फिर। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोस है, सुक्रोज है, मेल्टोस है, स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, इतने सारे आप लोगों को याद करना है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, राइबोस, इन सभी का फॉर्मूला एक रहेगा। उसके अलावा हमारे इन सभी का फॉर्मूला एक रहेगा, इन सभी का फॉर्मूला एक रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला सभी का एक रहेगा, बाकी जो इनके स्ट्रक्चर रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। आई बात समझ में, जैसे हमारे पास यहीं पर बता देते हैं आपको, ये जो हमारे पास है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड जो होंगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, इन सभी का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी का फॉर्मूला ये बनेगा। बाकी सुक्रोज वगैरह ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सुक्रोज जैसे होता है हमारे पास C12H22O11, इनके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए था। आ जाइए यहाँ पर, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। एक और बात है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब इनको आप लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है रिड्यूसिंग, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates which can reduce weak oxidizing agent like Tollens reagent, Fellings reagent are called reducing carbohydrate. Example lactose and maltose. अब देखो इनको आप लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो। वैसे एग्जाम में ये आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देते हैं, टॉपिक ये दे रखा है तो, कि टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये क्या होते हैं हमारे पास, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हमने इसको पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में। इनको जो ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, इनको क्या कर दे, वेरी सॉरी, रिड्यूस कर दे। ठीक है, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कोई जो रिड्यूस कर देता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, और उसके बाद नीचे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट रिड्यूस सच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो एक होता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। जो रिड्यूस कर दे, वो जो रिड्यूस कर दे टोलिन्स और फेलिंग को, उनको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और जो नहीं कर पाए उनको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इनको लिखते जाओ साथ साथ, पढ़ते जाओ।
क्योंकि ये चीजें आपको याद करने वाली रहेगी, तो आप लोग पढ़ लेना। देखो एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन जब दूसरी बार आप लोग पढ़ने जाओगे ना तो बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा ये। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट एक्सिबिट क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज जो होता है ना उसको डेक्सट्रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डेक्सट्रोज या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है इंटरनली। ओके, समझिए इस चीज को। यहां पर ये जो हमारे पास जो ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज जो होते हैं उनको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो इनको लिवलोज बोला जाता है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज आता है, तो फ्रक्टोज को हम लोग क्या बोलेंगे? वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो लिवलोज उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें याद करने की है, इनको आप लोग समझ नहीं सकते क्योंकि ये अंदर की कहानी चल रही है। आप लोग बस इतना सा याद रखो कि क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी यूज करते हैं, और हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, जैसे फ्रक्टोज की बात करेंगे, तो वहां पर लिवो रोटेटरी आ जाएगा। आप इसके सोर्सेज देख सकते हो, हनी, फ्रूट, इसका फॉर्मूला भी आप सभी को याद होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है, ये रहेगा। बाकी ये जो टॉपिक है इस प्रकार से नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये टॉपिक, 2 नंबर में नहीं आएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे कि बताओ ग्लूकोज का एक और नाम क्या होता है, तो आपको टिक लगाना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के ऊपर। ये चीज आपको बताते चलते हैं हम लोग साथ में, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, किसके लिए, तो हम लोग आपको साथ साथ बताते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। शायद हमने यहाँ पर लिख रखा होगा फ्रक्टोज को भी, पहले फ्रक्टोज पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद वो देखेंगे। फ्रक्टोज भी देख लो। फ्रक्टोज को हम लोग लिवो रोटेटरी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ओके, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी इसको बोला जाता है, लेकिन लिवलोस याद कर लो, इतना काम काफी है। लिवो रोटेटरी ये रोटेशन करता है। अब यहाँ पे आ जाइए जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, ये जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा होता है, मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक बच जाएंगे बाकी के, वो इतने मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको रटना पड़ेगा। सीधी सी बात तो यही है, मेमोराइज करना पड़ेगा, और अच्छे टर्म में अगर हम लोग बोले। लेकिन आप लोग सभी जानते हो ये जो सारी चीजें हैं इनको रटना ही बोलेंगे। कुछ लोग कूल बनने के लिए बोलते हैं कि हाँ हम तो मेमोराइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, बात वही पहुंच जाएगी, आपको इसको रटना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितना अच्छे से हम आपको बता सकें, जितना अच्छे से आपको याद करने में मदद कर सके, उतना आपके लिए अच्छा हो, ताकि आपको चीजें बता दे कि कौन कौन सी याद करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको, बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आगे जो टॉपिक मिलेंगे आपको आसानी से हो जाएंगे, और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी रहेगी। चलिए अब हम लोग बनाना सीखेंगे ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है भैया ग्लूकोज, सॉरी ये आपके पास है शुगर, मतलब सुक्रोज है आपके पास। आपको बनाना क्या है? ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज कैसे बनेगा वो देखने हैं। हमें पता है कि जो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स होते थे, ओलिगोसेकेराइड्स जो होते थे, उनको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या देंगे हमको वो? उनको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो क्या देंगे हमको भैया? वो हमको दे देंगे मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या देखा था हमने? ग्लूकोज देखा था। तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। आप किसकी प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे? तो क्या बोलोगे? पानी की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये आपके पास ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, C12H22O11, ये क्या है हमारे पास? ओलिगोसेकेराइड है। हमारे पास 3 प्रकार होते थे, जिसमें से ये हमारा सेकंड प्रकार था। तो इसको अगर आप लोग तोड़ोगे पानी की प्रेजेंस में, तो पहले तो पानी डालो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको जैसे ही तोड़ोगे तो ये कैसे टूट जाएगा? ये टूटेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये, और ये इस प्रकार से ये टूट जाएगा। तो ये जो है, किसी एक को आप लोग बोल दो ग्लूकोज, किसी एक को बोल दो फ्रक्टोज। ये जनरल टर्म्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज आपको इस तरीके से मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा। आपको बता रखा है फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। ठीक है,
फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। इस तरीके से आप लोग ये बना सकते हो। आई बात समझ में किस तरीके से बनाना है इसको, इस रिएक्शन को याद कर लेना। यहाँ पर आप लोग एसिड कैटेलिस्ट लेते हो। अगर आप लोग इसको फास्ट करना चाहो और तेजी से करना चाहो तो आप लोग एंजाइम्स यूज कर सकते हो। कौन सा एंजाइम यूज कर लोगे? इन्वर्टेज आप लोग यूज कर लोगे। इन्वर्टेज आप लोग यूज कर लोगे। दो होते हैं, इन्वर्टेज एक जाइमेज। तो इन्वर्टेज अगर आप लोग यूज करोगे, इन्वर्टेज कहाँ यूज होता है? जब आपको कैन शुगर से मतलब शक्कर से आपको क्या बनाना हो? ग्लूकोज बनाना हो। ठीक है, मोनोसेकर ओलिगोसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाना हो, सुक्रोज अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो आपको इन्वर्टेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा आप लोग स्टार्च, जो कि हमारे पास क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, सबसे बड़ा वाला पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से भी आप लोग क्या बना सकते हो? मोनोसेकेराइड्स बना सकते हो छोटे छोटे। कैसे बना सकते हो? जो देखो, ये जो हमारे पास होता है पॉलीसेकेराइड, इसका फॉर्मूला समझ लो पहले तो। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? पॉलीसेकेराइड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का वो होता है C6H10O5। ठीक है, यहां पे आप लोग लगाओगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, C6H10O5। इस तरीके से आपको याद करना है। इसको याद करने की एक ट्रिक ये भी बन जाती है कि हमें बस इसका याद करना है। कहाँ गया हमारा ग्लूकोज? ग्लूकोज होता है हमारा ये, इसका आप लोग याद कर लो C6H12O6। इसमें से पानी बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? C6H10O5। और इसमें लगा दो n नंबर, यहाँ पर n लगा दो आप लोग, तो ये क्या बन जाएगा? आपका स्टार्च का फॉर्मूला बन जाएगा। स्टार्च मतलब वही हमारा पॉलीसेकेराइड होता है। ओके, सेलुलोज भी आप लोग बोल सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही होता है। अब इसमें से आपको क्या करना है? n-1 कर देना है। पानी आप लोग इसमें से, पानी की प्रेजेंस में आप लोगों को तोड़ना है तो पानी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। पानी कितने ऐड करोगे? n-1 मॉलिक्यूल्स आप लोग ऐड करोगे। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? आपके पास ये मिल जाएगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा मिलेंगे आपको, इसलिए हम लोग लिखेंगे n × C6H12O6। इस प्रकार से आपको इस याद कर लेना आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको तो आप लोग स्किप कर सकते हो। फ्रक्टोज आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। ठीक है, अभी तक हमने ग्लूकोज समझ लिया, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ग्लूकोज समझ लिया और फ्रक्टोज समझ लिया, ये हमारे थे मोनोसेकेराइड। अब हम लोग समझेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स, तो ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं ये आपको कितने यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलिसिस पे? 2 से लेकर 10 तक, ये हमने बताया था आपको। तो जो सेकेराइड्स 2 यूनिट प्रोड्यूस करे, सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस करे, उनको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, डाइसेकेराइड। तो ध्यान रखना, डाइसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड के एक टाइप होते हैं जहां पर हमें सिर्फ 2 यूनिट मिलती है, 2 यूनिट मिलती है हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, तो ये बात यहां पर बताई जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज दो चीज आपको प्रोवाइड करेगा। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इसी से मिलकर वो बना हुआ होता है, और आप लोग तोड़ोगे तो यही आपको मिल जाएंगे वापस। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, अभी क्या चीज है वो समझ लो जरा। यहाँ पर फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा, अभी बताया था, C12H22O11। इसी को आप लोग शुगर बोल दो, इसी को आप लोग सुक्रोज बोल दो, सब एक ही चीज है। ठीक है, इसी को आप लोग ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हो, ओलिगोसेकेराइड। इसी को आप लोग डाइसेकेराइड बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनने वाला है हमारे पास, जो कि है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग देख लो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, उसके बाद आपको समझाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दिख रहा है आप सभी को? ये दो इस प्रकार से मिलकर बना हुआ है, और एक ऑक्सीजन आपको बीच में दिख रहा होगा दोनों को जोड़ते हुए। ठीक है, एक ऑक्सीजन की लिंकेज आपको दिख रही होगी दोनों के बीच में। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर एक बॉन्ड बनी हुई होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? सुक्रोज प्रोवाइड करती है, या फिर डाइसेकेराइड हम लोग बोल सकते हैं। जो डाइसेकेराइड हमें प्रोवाइड करे, इस प्रकार से डाइसेकेराइड बना ले, उसको हम लोग बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये डायग्राम आपको याद करना है। ठीक है,
ये डायग्राम आपको याद करना है। उससे पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको समझा देते हैं। द ऑक्सीजन लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसेकेराइड्स यूनिट आर joined together by a laws of water molecules to form a molecule of disaccharide is called glycosidic linkage। ओके, ये रहेगा। तो आप लोग इसको पढ़िए। 2 मिनट इसको हम चार्ज लगा देते हैं, हमारे लैपटॉप को, ये डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि द ऑक्सीजन लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का तो लॉज होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब कि हाइड्रोलिसिस तो कर रहे हैं हम लोग। टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइसेकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये रहेगा और क्या। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर ही तो बना हुआ होता है। उनके बीच में जो ऑक्सीजन लिंकेज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लेना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना इसकी 2-4 बार, तब जाके ये स्ट्रक्चर याद होगा। ओके, ये रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर ये बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? चलिए, अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि ये लैक्टोज। लैक्टोज क्या होते हैं? सोर्स ऑफ लैक्टोज इज मिल्क एंड दस इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ठीक है, मिल्क के अंदर जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं मिल्क शुगर। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि बताओ मिल्क शुगर किसे बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? लैक्टोज को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। जैसे हमारे पास स्टार्च हो गया, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या बनता है बताओ? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च बनता है। स्टार्च का फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको बताया था कि सबसे पहले तो ग्लूकोज बना लो। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसमें से आप लोग वाटर को माइनस कर दो पहले, फिर क्या बनेगा? C6H, यहाँ पर 10, O यहाँ पर 5। अब इसमें आप लोग N लगा दो, ठीक है, N नंबर लगा दो। ये क्या इसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया स्टार्च का फॉर्मूला। इसी को हम लोग पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टार्च इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाइप्स कौन कौन से होंगे? अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, ये इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं स्टार्च के, इनको याद करना पड़ेगा आपको। स्टार्च के टाइप्स क्या क्या होंगे? अमाइलोज और अमाइलोस पैक्टिन। सुबह सुबह उठ के रोज डेली याद किया करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी याद किया करो और ये चीजों भी याद किया करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती है ना, उनको मत भूल जाना आप लोग, उनको भी साथ साथ चलाते रहना। ओके, C6H10O5 10 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 टाइप होते हैं हमारे पास, एक होता है सेल्यूलोज और एक ग्लाइकोजन। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट। कभी भी प्लांट के रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो बिना कुछ सोचे समझे सेल्यूलोज के ऊपर टिक लगा देना। सेल्यूलोज ही होता है जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ओके, उसके बाद ग्लाइकोजन किसमें होता है भैया? तो एनिमल, और एनिमल के अंदर होता है। एनिमल के अंदर हम भी आ जाते हैं। हम लोग इंसान क्या होते हैं? इंसान भी तो एनिमल ही है। तो प्लांट के अंदर होता है सेलुलोज, एनिमल्स के अंदर होता है ग्लाइकोजन। इन एनिमल कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट इज प्रेजेंट इन द लीवर, ब्रेन, मसल्स इन एनिमल बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी इट इज ब्रोकन इनटू द ग्लूकोज बाय बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ये। एक बार स्टोर होने के बाद ये क्या होता रहता है? टूटता रहता है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ये टूटता रहता है और ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, एंजाइम्स इसमें बहुत यूजफुल होते हैं, एंजाइम्स इसको तोड़ते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, इससे पहले, प्रोटीन समझने से पहले जरा यहां पर देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। 2 बीमारी होती है, एक होती है मरासमस, एक होती है क्वाशियोर। ये जो बीमारियां हैं ये किन्हें होती है? खासकर ये बच्चों में देखी जाती है। अच्छा, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण होता है प्रोटीन का सेवन ना करना। आपने सुना होगा कुपोषण। कुपोषण ये उन्हीं की वजह से होती है, और परीक्षा में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, मरासमस एंड क्वाशियोर, ये 2 बीमारी होती है प्रोटीन के सेवन के बिना। अगर आप लोग प्रोटीन नहीं लेते हो तो ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, अगर आप लोग बच्चे हो तो, ठीक है, बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है। अब ये जो बीमारियां हैं ये वैसे भारत में तो आजकल नहीं देखने को मिलती है, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है आजकल आंगनवाड़ियों में
प्रोटीन के जो पैकेट्स होते हैं, प्रोटीन के जैसे सत्तू के पैकेट हो गए, उसमें सारी भरपूर मात्रा में सारे विटामिन प्रोटीन जो सारी चीजें होती है मिली हुई होती है। लेकिन जैसे कि बाहर की हम लोग बात करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, अफ्रीकन देश में जो होता है वहां पर ही बीमारी अभी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मरासमस एंड क्वाशियोरकोर, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से ही बीमारी होती है। अब इनको याद करने का एक तरीका है, कैसे आप लोग इन्हें याद कर सकते हो। देखिए, अब जो बात आपको बताने वाले हैं इनको आप लोग ज्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है, ट्रिक 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 है तो ट्रिक की तरह ही आपको लेना है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग याद कैसे कर सकते हो। मरासमस, ठीक है, ये जो बच्चा है ये एक तरह से मरने वाली कंडीशन में आ चुका है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं मरासमस। ठीक है, मरासमस, ठीक है। और ये हमारा छोटा सा किशोर बच्चा है, इसको याद करने का तरीका है क्वाशियोरकोर। ठीक है, क्वाशियोरकोर, इस तरीके से इस बीमारी को याद कर सकते हो। किसी की भावनाओं को हम लोग यहाँ पर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। ओके, बस ट्रिक है तो ट्रिक को ट्रिक की तरह आपको लेना है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी बीमारी हो सकती है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। अब हम लोग याद करेंगे प्रोटीन क्या होता है और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रोटीन क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। पहले जनरल टर्म देख लेते हैं कि प्रोटीन हम लोग क्या होता है, क्या समझते हैं प्रोटीन से। अगर आप लोग किसी से पूछोगे कि प्रोटीन क्या होता है, या फिर कोई आपसे पूछे प्रोटीन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलना चाहिए, आपका जवाब यह होना चाहिए कि ये हमारा एक बेसिक बिल्डिंग फूड होता है, बेसिक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये। ठीक है, हमारा शरीर का एक महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं ना, ये किसके द्वारा बिल्डिंग हो रहे हैं, ये प्रोटीन के द्वारा ही तो बिल्ड हो रहे हैं। इनको स्वस्थ रखने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। अगर आप लोग प्रोटीन नहीं लेते हो तो अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं हमारे प्रोटीन। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियास विच मीन्स या फिर मीनिंग प्राइमरी और प्राइम इंपोर्टेंट। ये जो वर्ड है ना प्रोटीन, ये प्रोटियास शब्द से लिया गया है, प्रोटियास शब्द का ही इसको ही बेक कर लिया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपोर्टेंट। ठीक है, ये प्राइम इंपोर्टेंट है। कैसा है ये, प्राइम इंपोर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन, क्या मतलब हुआ इसका। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भैया प्रोटीन ये होता है कि अगर आपके पास अमीनो एसिड की चेन है, एक अमीनो एसिड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इस प्रकार से एक चेन बना दो। ठीक है, हम लोग चेन भी देखेंगे किस प्रकार की चेन बनाई जा सकती है, ताकि अलग अलग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हमने एक लीनियर चेन बना दी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये जो चेन है इसमें हमने ये क्या ऐड कर रखे हैं, अमीनो एसिड ऐड कर रखे हैं। ये किसकी चेन है, अमीनो एसिड की चेन है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है भैया, तो अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। एक और डेफिनेशन इसकी ये बोलती है, पॉलीमर्स इन विच द मोनोमरिक यूनिट आर द अल्फा अमीनो एसिड। अगर आप लोग जानते हो पॉलीमर को, कि पॉलीमर क्या होते हैं, वैसे हमारा एक चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 15, अभी भी होता है लेकिन अब आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो पॉलीमर जो होते हैं, पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मतलब मेनी, मर्स मतलब यूनिट, मेनी यूनिट, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ कोई सब्सटेंस कंपाउंड को हम लोग बोलते थे पॉलीमर। ठीक है, तो ये भी क्या, एक ये एक पॉलीमर ही तो है, जिसमें सबसे छोटी यूनिट को हम लोग बोलते हैं मोनोमर। यहाँ पर मोनोमरिक यूनिट क्या है हमारे पास, अमीनो एसिड है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि ये एक पॉलीमर है जिसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है। चलिए, तो हिंदी वाले बच्चे अगर हो तो ये देख सकते हो, बाकी सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे हमारे पास। अब सवाल ये उठता है कि अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है। देखो, ये टॉपिक समझना जरूरी है, आगे आएगी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, उसके लिए टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होता है भैया, सबसे पहले अमीनो एसिड में नाम देखो, अमीन आ रहा है और एसिड आ रहा है। आपको हमने अमीन वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, एसिड पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मतलब एक हमारे पास अमीन होगा, एक हमारे पास एसिड भी होगा। एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन की 4 बॉन्ड हमने बना दी, हमको लगाना है आमीन ग्रुप, अमीनो एसिड में आ रहा है आमीन ग्रुप, तो NH2 ये हमने लगा दिया हमारा आमीन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड आ रहा है यहाँ पर तो एसिड लगा देंगे, COOH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देंगे,
यहां पर हम लोग एक आर ग्रुप चिपका देंगे। ठीक है, यहां पर जो आर होगा हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा। आर वेरी करता रहेगा, अलग अलग आर की वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो आप लोग इसको लिख लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग अगली जो स्लाइड देखेंगे या फिर अगली से अगली स्लाइड जब हम लोग देखेंगे वहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड करके टॉपिक आएगा। तो उसके लिए ये चीज समझना जरूरी है, कम से कम इसको लिख के रख लो अपनी कॉपी में, ताकि अब आप आगे जब बढ़ो तो आपको याद आ जाए कि हाँ इस प्रकार का हमने कुछ देखा था। ओके, चलिए, तो अमीनो एसिड ये होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में आपको लिख के आना है, पूछे या ना पूछे। अगर प्रोटीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये चीज लिखनी है। आई बात समझ में? अगर प्रोटीन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है तो आप लोग लिखना कि ये क्या होती है, चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। उसके बाद अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताना है। ओके, चलिए, अब प्रोटीन दो प्रकार के हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, एक इजेंशियल, एक नॉन इजेंशियल। इजेंशियल का मतलब क्या है? द अमीनो एसिड विच अवर बॉडी कैन नॉट मेक एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। हमारी बॉडी जो अमीनो एसिड को नहीं बना सकती और हमें मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट, और डाइट के थ्रू उन्हें लेना ही पड़ता है, ऐसे को बोलते हैं इजेंशियल। और द अमीनो एसिड विच अवर बॉडी कैन मेक, द अमीनो एसिड विच आवर बॉडी कैन मेक, ऐसे प्रोटीन या फिर ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें हमारी बॉडी बना सके उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, यहां से हम लोग लेजर ले लेते हैं, तो ये रहेगा एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड विच आवर बॉडी कैन मेक, जो हमारी बॉडी बना सके उसे नॉन एसेंशियल बोलेंगे, जो नहीं बना सके वो एसेंशियल बोलेंगे, उन्हीं की हमें जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज। इसके बाद एग्जांपल देखो, वेलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशिन, लाइसिन। ठीक है, चाइनीज नाम नहीं है ये है वेलिन, वेलिन बोलोगे, ल्यूशीन, ल्यूशीन का छोटा भाई आइसोल्यूशिन, उसके बाद लाइसिन। ठीक है, लाइसिन, ये आपको याद करना है। देखो याद करना पड़ेगा आपको, ये चारों एग्जांपल याद कर लो तो जरा, वेलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशिन, लाइसिन। ओके, ल्यूसीन का छोटा भाई कौन है? आइसोल्यूशिन है। अब आपको याद रह जाएगा ये। चलो, नॉन एसेंशियल देखो जरा, ग्लाइसिन और अलानीन, ग्लाइसिन और एलानीन, ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या याद कर लिया? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लिया। पता है हमें कि आपको अभी याद नहीं हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी जो नाम आपने देखा ना, ग्लाइसिन और एलेनिन, इनका यूज करेंगे, देखना आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो इसको भी। अमीनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना सकता और आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, उन्हें बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। देखो आपको अपने एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। चलिए, यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, यहां पर जरा देखिए, जो आपने देखा था ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशिन, लाइसिन। ठीक है, ये सब यहां पर लिखे हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे इनको याद करना पड़ेगा क्या हमें? आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको याद करना पड़ेगा क्या? तो याद सिर्फ इन दोनों को करना है। ठीक है, इन दोनों को याद करना है, और आप देख के याद कर लो यार इसमें क्या है। एक H है, एक में CH3 है। अब अपनी कॉपी निकालो जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले अमीनो एसिड का फॉर्मूला लिखा था। जरा देखो आपने क्या लिखा था। सबसे पहले एक कार्बन थी, यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर COOH था, यहाँ पर हमारे पास H था, एक ऊपर R था, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास R था। ठीक है, तो R की जगह पर हम लोग अगर H रख देते हैं, उस R की जगह पर हम लोग H रख देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा। अगर इस R की जगह पर हम लोग CH3 रख देते हैं, CH3 रख देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एलेनिन कहलाएगा। अलानिन बोल दो या एलेनिन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, एलेनिन कहलाएगा। हो गए याद दोनों? ये दोनों तो मस्ट है कि आपको याद करना ही करना है। ये वेलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशन के फॉर्मूले याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इनके नाम याद कर लो, इतना काफी है। ग्लाइसिन, एलेनिन क्या है? नॉन इसेंशियल। और इसेंशियल क्या है? वेलिन, ल्यूशीन, आइसोल्यूशन। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। ग्लाइसिन और एलेनिन याद हो गया। अब इनका यूज करेंगे, देखना आप लोग। आ जाओ, करने वाले हम लोग यूज पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड ये समझेंगे। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड।
एंड बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां पर बात आती है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और पेप्टाइड क्या होता है। तो अमीनो एसिड का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड, और बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड और दो अमीनो एसिड को जो बॉन्ड कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जरा समझिए यहां पर क्या बोला हमने, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड। हमारे पास दो अमीनो एसिड होंगे, लेट्स से ये हमारा अमीनो एसिड A1 है, ये हमारा अमीनो एसिड A2 है। इन दोनों को जो बॉन्ड कनेक्ट करेगी उन्हें हम बोलेंगे क्या? अमीनो एसिड। यहां पर कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, यहां से वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा। देखिएगा, हमारे पास है ग्लाइसिन और एलेनिन। हमने अमीनो एसिड ले रखे हैं ग्लाइसिन और एलेनिन। इनका फॉर्मूला हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है? काम करते हैं, यहां पर भी साथ साथ चलाते रहते हैं, इनको हटाकर, ठीक है, यहां पर हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा, ग्लाइसिन का फॉर्मूला आप लोग बोलिए सी, फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस तरह से बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे NH2, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अपना R की जगह पर आ जाएगा H, यहां पर H पहले से था, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? ग्लाइसिन, GLY, ठीक है। अब यहां पर क्या बनाएंगे? एलिनिन बना लेंगे। एलिनिन भी ऐसे बनेगा, कार्बन बनाई हमने ऊपर इधर उधर इस तरीके से, यहां पर H, ऊपर आ जाएगा हमारे पास CH3, ठीक है। यहां पर आप लगा लो COOH, यहां पर लगा लो NH2, NH। एक काम करते हैं, एक H ऊपर लगा लेते हैं क्योंकि हमें अभी पानी निकालना पड़ेगा। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब यहां से जरा पानी को बाहर निकाल दो, यहां से पानी बाहर निकालो। जैसे ही ये पानी बाहर निकलेगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारे पास क्या है? एलेनिन है, ठीक है, ग्लाई अला। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस प्रकार का बना है। सी, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट H2 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग NH2 लिख सकते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर आ जाएगा H। अब जरा यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, हमारे पास बॉन्ड कहाँ पर बनी हुई है? ये इतने इतने एरिया में ये जो बॉन्ड आपको दिख रही है ये वाली, इसे को बोलेंगे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या लिखोगे आप लोग? ग्लाई अला। ग्लाइसिन का ग्लाई और एलेनिन का अला, ठीक है, अलाहाबाद, ग्लाई अला। ओके, इस तरीके से याद कर लो, और क्या, अरे इस तरीके से याद कर लो, हो गया काम खत्म। आई बात समझ में? और ऊपर भी तो वही चीज बनी हुई है, ये इस तरीके से बनी हुई है, बस यहाँ पर एज को इसने इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, ये उस तरीके से लिखा हुआ है। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कर लोगे आप लोग, बहुत इजी चीज है। ग्लाई अला, ग्लाई अला, ग्लाई अला। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन के ऊपर आते हैं। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसके चार प्रकार के स्ट्रक्चर संभव है। कितने प्रकार के स्ट्रक्चर संभव है? चार प्रकार के। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शरी स्ट्रक्चर, एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहां पर आपको लीनियर चेन दिखाई देगी, ठीक है, लीनियर चेन दिखाई दे रही है आप सभी को। अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन बन रही है, ठीक है, इस प्रकार की एक लाइन ही बन रही है, और क्या है, ठीक है, सांप जैसी एक लाइन बन गई। इसके अलावा सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे आपको बीटा शीट देखने को मिल सकती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, या फिर आपको जो सांप होते हैं ना हेलिकल शेप में, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको हेलिकल शेप देखने को मिल सकता है या शीट वाला शेप भी देखने को मिल सकता है। ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो जो ऊन का गुच्छा देखा है आपने, धागों का गुच्छा, ऊन जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊन के गुच्छे तरीके से होता है ये, ठीक है, गुच्छा बना हुआ होता है यहाँ पर, ये होता है टर्शरी स्ट्रक्चर।
कहा यह जाता है कि जो ऊन का गुच्छा जिसको हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं वो कॉम्बिनेशन है हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोई घुमा मिला के हमने क्या बना रखा है, ऊन का गुच्छा बना रखा है, ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बहुत अजीब चीज है, सुनिएगा ध्यान से। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा यह जाता है कि अभी तक 4D एग्जिस्ट नहीं करता है, 3D एग्जिस्ट करता है लेकिन 4D एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन बायोलॉजी क्या कहती है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है तो हम लोग बायोलॉजी की यहाँ पर बात करने वाले। बायोलॉजी का मानना ये है कि यहाँ पर 4D स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको समझना लगभग लगभग अपने लिए तो नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट जो लोग हैं उनके लिए हो सकता है समझना, लेकिन अभी अपने लिए 4D स्ट्रक्चर समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोग एक लाइन जरूर बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होगा, और साथ में ये जो अरेंजमेंट होगा ये टर्शरी स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, इतने में अपने को 2 नंबर मिल जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ईच सब्सिक्वेंट, नीचे पढ़िए जरा आप लोग, ये ब्लैक कलर में, येलो कलर में ऊपर लिखा हुआ है, पढ़िएगा यहाँ पर, ईच सब्सिक्वेंट लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। यहाँ पर पढ़ना है आपको, यहाँ पर ईच सब्सिक्वेंट लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ओके, अब एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इससे पहले आप लोग ये देख लो, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। एक बार इनके डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। चलिए, देख लिया जितना देखना था। प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, ठीक है, एक लाइन में बने हुए हो सकते हैं, सीक्वेंस में बने हुए होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी जो होता है उसमें एक अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा शीट होता है, ये भी आपको समझा दिया, जैसे इस प्रकार का अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। कहा यह जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, पता है ना क्या होती है, पहले तो ये बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। देखिए, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ये आपको कहीं पर देखने को मिले, साथ में आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या बन सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, ये एक तरीके से क्या है, ये अमीनो एसिड ही तो है। अमीनो एसिड में क्या आता है, अमीनो ग्रुप आता है, NH2 हमने देखा था, ठीक है। और अगर एक और अमीनो एसिड बनाओगे वहां पर H भी आता है, तो होगा क्या, यहाँ पर N आता है, ये फोन में N आता है ना, तो इनके बीच में क्या हो सकती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा वैसे तो, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हो सकती है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब फोल्डिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, वही बात हमने बताई थी आपको, उनका गुच्छा। ये 2 प्रकार की हो सकती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस और ग्लोबुलर। यहां पर देखिए, ये होता है फाइब्रस प्रोटीन, ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस होता है जो लाइन में होता है, एक तरीके से एक लाइन सीक्वेंस आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो ग्लोबुलर होता है ना, वो एक तरह से उनके गुच्छे टाइप होता है, बिल्कुल ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ये 2 किसके प्रकार हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये जो प्रकार है हमारे, ये प्रकार है हमारे भैया 3D के, ठीक है, 3D मतलब वही हमारा टर्शरी के। ओके, टर्शरी का हम लोग अंदर तक पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए। अभी आपने देख लिया फाइब्रस कैसा होता है, ग्लोबुलर कैसा होता है, जरा एक बार और देख लीजिए। फाइब्रस इस प्रकार का होता है, ग्लोबुलर इस प्रकार का होता है। जो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन जो होता है, वो किसका पार्ट है, फाइब्रस का पार्ट है। और जो अंडों में, अंडे जो होते हैं, अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है, वो किसका पार्ट होता है, ग्लोबुलर का पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर ग्लोबुलर होता है, यही समझ लो, प्रोटीन ग्लोबुलर होता है। तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये लॉन्ग होता है, थिन होता है, ठीक है, लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म अ फाइबर, ये फाइबर की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम होता है फाइबरस। ग्लोबुलर की बात करते हैं तो 3D में कैसा होता है, फोल्डेड होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं, केराटिन, जो कि हमारे कहाँ पे हो सकता है, बालों में हो सकता है, नाखून में हो सकता है। उसके अलावा बात करते हैं ग्लोबुलर की, तो ग्लोबुलर में आता है हमारा इंजाइम,
इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, याद कर लेना आप लोग। इनसे एंजाइम्स याद कर लेना, सबसे सिंपल रहेगा। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर ये ग्लोबुलर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो फाइब्रस जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, ग्लोबुलर जो होता है वो सोल्यूबल होता है। एंडो का जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, वो सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन जो हमारे बालों में प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अगर बालों का प्रोटीन इनसोल्यूबल नहीं होता तो सब लोग गंजे हो जाते, ठीक है, क्योंकि बालों का जो प्रोटीन होता है वो इनसोल्यूबल होता है पानी में, नहीं तो लोगों नहाना छोड़ देते। ओके, तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि इनसोल्यूबल अगर है, इसका मतलब है, मतलब अगर सोल्यूबल हो गया, अगर सोल्यूबल हो जाता है हमारे बालों का प्रोटीन, केराटिन अगर सोल्यूबल हो जाता है तो सारे लोग गंजे हो जाएंगे। रोल्स देख लीजिए, ठीक है, रोल्स देख लीजिए, इसमें हमने ये समझा दिया आपको, केराटिन इन फिंगर, नेल एंड हेयर, ठीक है, यही आप लोग याद कर लीजिए, सबसे सिंपल यही, केराटिन इन फिंगर, नेल एंड हेयर। हमारे नाखूनों में और बालों में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है, केराटिन, कैरोटीन नहीं है, केराटिन है, ध्यान रखना। और इंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इसमें पाया जाता है मेटाबॉलिक, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनमें से जो एग्जाम्पल अच्छा लगे वो याद कर लेना। ग्लोबुलर याद करवा दिया। अब बात करते हैं क्वाटरनरी की, तो यहाँ पर तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझने से पहले आपको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है। 57 नंबर की स्लाइड है हमारी, जरा यहाँ पे आई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं, जरा प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं। ये देखिए, ये 2012 का पेपर है। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड आपसे पूछा गया था, इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा गया था, विटामिन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये 2 नंबर में आया था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पर राइट टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आपसे पूछा गया था, लेकिन अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये, ओके। उसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा गया था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड नेम टू डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मरासमस एंड क्वाशरकोर लिखना था आपको। उसके बाद राइट डाउन डिफरेंस, राइट डाउन टू डिफरेंस ऑफ ईच डीएनए एंड आरएनए, ये आपको भी पढ़ाएंगे हम लोग, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन आए हुए हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के ऊपर। उसके बाद डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, 57 नंबर की स्लाइड पर थे, ठीक है, यहाँ पर। तो समझते हैं क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो जरा समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस विच कॉज चेंज इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर्टी ड्यू टू द फिजिकल चेंज इन प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। बहुत सिंपल चीज है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आप लोग ये डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो मजे आ जाएंगे आपको। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, हमारे पास मान लो ये अंडा है और एक और अंडा है, ठीक है, 2 अंडे हैं। इसको बोल देते हैं एग 1, इसको बोल देते हैं एग 2। एग 1 जो है वो बिल्कुल अपनी स्थिति में है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। लेकिन एग 2 को हमने क्या किया है, इसको हमने उबाल रखा है, बॉईल कर रखा है, ठीक है। बॉइल्ड एग है ये, बॉईल कर रखा है। अंडे को हमने क्या कर रखा है, इस अंडे को उबाल रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा प्रोटीन किस में होगा, उबले हुए अंडे में ज्यादा प्रोटीन है या फिर जो अंडा हमारे पास पहले से था उसमें ज्यादा प्रोटीन है, क्या बोलोगे? तो आपको हमेशा ये बोलना है कि जो उबला हुआ अंडा नहीं है उसमें ज्यादा प्रोटीन रहेगा, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेट में है, जिसको आपने उबाला नहीं है, उसमें ज्यादा प्रोटीन रहेगा। अगर आप लोग उसको उबाल देते हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने चेंज किया, ताकि आपने हीट किया उसको। सबसे पहले तो आपने इसको हीट किया होगा, गर्म किया होगा, बॉईल किया होगा, तो आपने उसकी फिजिकल जो एक्टिविटीज उसमें क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब उसकी फिजिकल एक्टिविटी में चेंज करने की वजह से क्या हुआ, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिक चेंज हो गई, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसकी ऑटोमेटिक चेंज हो गई, आपने फिजिकल एक्टिविटी में चेंज किया। तो इसकी वजह से आप लोग आगे देखोगे कि यहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है, हमने अभी देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी स्ट्रक्चर है,
और अगर उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सभी कैसे हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो लीनियरली बना हुआ है। ठीक है, वो लीनियरली बना हुआ है। आपने देखा था ना सीक्वेंस, इस प्रकार से सीक्वेंशियली। तो ये बात होती है। तो अगर आप लोग अंडे को उबालते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी एग्जिस्ट करता है तो वो भी, ये सभी क्या होते हैं, इनको आप लोग डिस्ट्रॉय कर देते हो। इसलिए वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में चेंज आ जाता है। आई बात समझ में? तो आप पढ़ लो, आप लोग डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पर हमने लिखी हुई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये नॉर्मल प्रोटीन था, इसको आपने डीनेचर्ड प्रोटीन कर दिया, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी आता है, इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो लिखिए। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी, अभी हम लोग मान के ये चलेंगे कि हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीनेचर्ड, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअफेक्टेड। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअफेक्टेड। तो यहां पर लिखा हुआ है द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीनेचर्ड, बट 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 प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअफेक्टेड। ये हमने 2 बार लिख दिया है, तो इसको आप लोग काट लेना इस प्रकार से। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर उसके क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड हो जाएंगे, लेकिन उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉयड, उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है इसमें। उसके अलावा थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब होता है जमावट। ठीक है, जम जाना या फिर जमावट। तो हमारा जो अंडा है ना, अंदर का जो एग था, एग वाइट था, अंदर का जो एग वाइट था ना, वो क्या हो चुका है? जम जाता है। तो वो क्या एग्जाम्पल है? वही तो एग्जाम्पल है हमारा डीनेचुरेशन का। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, समझा सकते हो। इस तरीके से आपका टॉपिक होता है फिनिश। दो बीमारी आपको जो बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, इनको याद कर लेना। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स की बात करते हैं, तो विटामिन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए पहले तो। These are the organic compound required in a small amount in our diet, but their deficiency cause specific disease. तो विटामिन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे जीवन में, वैसे तो हम लोग इनको बहुत कम मात्रा में अपने डाइट में लेते हैं, लेकिन अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए गलती से भी, तो हमें क्या हो सकती है? भांति भांति की बीमारियां हो सकती है। विटामिन या फिर विटामिन, जो बोलना चाहो बोल दो, बोलने में कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके। विटामिन्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम वाइटल प्लस अमीन, बट नाउअडेज सच विटामिन्स आर आल्सो आइडेंटिफाइड विच आर नॉट अमीन। विटामिन देखो पुराना नाम है, कैसे रखा गया था? वाइटल अमीन, इंपॉर्टेंट अमीन, ऐसे करके नाम रखा गया था। लेकिन आज ऐसे विटामिन भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि क्या है, जिसके अंदर अमीन जैसे कोई भी गुण पाए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विटामिन है। तो ये पुरानी डेफिनेशन है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे विटामिन की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, 2 प्रकार के विटामिन हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। दिस विटामिन, जैसे फैट सोल्यूबल की हम लोग बात करते हैं पहले, दिस विटामिन आर सोल्यूबल इन ऑयल एंड फैट एंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ऐसे विटामिन जो कि ऑयल और फैट में आसानी से सोल्यूबल हो जाएं लेकिन पानी में सोल्यूबल ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं फैट सोल्यूबल। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है, अभी आपको याद करवा देंगे इनको। एक ट्रिक है हमारे पास, दिस आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोस। ठीक है, ये अपने लीवर और एडिपोस में स्टोर हो जाते हैं, वही तो होता है हमारे पास ऑयल और फैट। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन के एग्जांपल है विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू वाटर सोल्यूबल, दिस कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी अलोंग विद द एक्सक्रीशन, देयरफॉर वी हैव टू टेक देम डेली इन द फूड। वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, और घुलने की वजह से क्या होते हैं? हमारी बॉडी में से बाहर आ जाते हैं एक्सक्रीशन के टाइम। ओके, तो इन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में लेना जरूरी है, नहीं तो हमें बीमारियां हो सकती है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हो गए? विटामिन बी एंड विटामिन सी। बी और सी हमारे पास कौन से हो गए? वाटर सोल्यूबल हो गए। ओके, अब याद करने का तरीका बता देते हैं।
फैट सॉल्युबल में आ जाएगा अडेक, अडेक, अडेक से याद करो। और विटामिन वाटर सॉल्युबल में आ जाएगा बीसी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो एडेक एंड बीसी। याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है याद करना, एडेक एंड बीसी। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन आपको बता दी हमने, हिंदी मीडियम वाले के लिए ये रहा। बाकी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ओके, ये आपको समझाते हैं। ये एक टेबल है आपके लिए विटामिन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास है विटामिन ए। ठीक है, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर इजीली, ये हम उम्मीद करते हैं। हमने वैसे इसको जूम कर दिया है, जितना हो सकता था उतना जूम हमने कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर विटामिन के सारे नाम हैं, कौन सा विटामिन कहाँ पर पाया जाता है ये लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सी बीमारी हो सकती है इनकी डिफिशियंसी की वजह से, वो लिखी हुई है। तो 3 कॉलम हमने बना रखे, एक तरफ विटामिन का नाम है, एक तरफ उसका सोर्स है, एक तरफ उसकी डिफिशियंसी जो हो सकती है, उस डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन वो ना लेने की वजह से, वो लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनोल। ठीक है, रेटिना से रिलेटेड है, मतलब आंख की ज्योति के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है विटामिन ए। रेटिनोल इसको बोला जाता है। आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, आप चाहो तो इसको जूम इन कर सकते हो। यूट्यूब में आजकल फीचर आ चुका है, तो आप लोग इसको जूम इन कर सकते हो। विटामिन ए होता है रेटिनोल। मिल्क, कैरट, बटर, फिश, लिवर ऑयल इसमें पाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गाजर खाने से, दूध पीने से आंख की रोशनी बढ़ती है, तो ये है यहाँ पर, तो वो रेटिनोल में यूज किया जाता है विटामिन ए। अगर ये आप लोग नहीं लेते हो विटामिन ए, तो क्या हो सकता है, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया ऑफ आइस, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको। ठीक है, सीरोपथैलिया भी बोलते हैं इसको, तो ये याद कर लो, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपके लिए इजी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है, ये याद रखना। ओके, चलिए ये याद हो गया। उसके बाद विटामिन बी 1 की बात करते हैं। इसका नाम है थायामीन। थायामीन, थायामीन किसका नाम है, विटामिन बी 1 का नाम है थायामीन। थायामीन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, यीस्ट हो गया, सीरियल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, सीरियल्स हो गया हमारे पास, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज हो गए। उसके अलावा बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो होते हैं हमारे पास, यील्ड फंगस, वो इसमें हो गए। ठीक है, तो विटामिन बी 1 थायामीन इसको बोलते हैं। मिल्क तो लिख ही देना सभी में, मिल्क इसमें भी होता है, विटामिन बी, विटामिन ए में भी होता है, विटामिन बी 1 में भी होता है, विटामिन बी 2 में भी मिल्क होता है, मतलब सोर्स होता है उसका। ओके, तो मिल्क तो लिख ही देना है। विटामिन बी 1 से क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या है, रिटार्डेड ग्रोथ। यहाँ पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जिन बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है, तो मतलब विटामिन बी 1 की कमी देखने को मिलती है, तो उनकी हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है। बात करते हैं विटामिन बी 2 की, राइबोफ्लेविन की बात करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ए वाला, दिख रहा है आप सभी को, ए वाला मतलब 1, विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से विटामिन के याद कर लेना। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा कि कम से कम इनके जो नाम है ना, ये विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी 1 को थायामीन बोलते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ये तो सब याद कर लेना। ओके, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। विटामिन बी 2 की बात करते हैं, तो ये होता है मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, यहाँ पर पाया जाता है ये। इसके इसकी डिफिशियंसी क्या, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, काइलोसिस। काइलोसिस मतलब क्या होता है, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स, काइलोसिस। यहां पर देखिए, ये काइलोसिस आपको दिख रही है। यहां पर अगर आप तो देखोगे लिप्स के बिल्कुल कॉर्नर पर, यहां पर और यहां पर ये फिशरिंग हो रही है, इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं फिशरिंग हो जाना यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं काइलोसिस। ठीक है, ये देखिए फिशरिज यहाँ पर इस प्रकार से, काइलोसिस, CLEILOSIS। ठीक है, ये हो जाती है बीमारी बी 2 की वजह से। फिर B 6 से इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है। यीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स, ग्राम, चने खाओ इसके लिए, तो ये हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, कन कन्वर्जन हो जाता है इसकी वजह से। कन्वर्जन का मतलब होता है दोहरा पड़ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। नो कंट्रोल ऑन बॉडी, हमारी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, कन्वर्जन इसको बोलते हैं, कन्वर्जन्स। ठीक है, दोहरे पड़ना, देखा होगा आपने, दोहरे पड़ते हैं किसी किसी को। विटामिन बी 12 से क्या होता है, इसका नाम होता है साइनो कोबालामीन, इसका नाम होता है। मीट, फिश, एग एंड कर्ड, अगर आप लोग इनका सेवन करते हो तो इसकी बीमारी आपको, ये बीमारी आपको नहीं होगी। विटामिन बी 12 से कौन सी बीमारी हो सकती है इसके ना सेवन करने से, तो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है आपको। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी,
या ये इसको आप लोग समझ सकते हो। तो एनीमिया आपको हो सकता है, पीलिया हो सकता है आपको। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, नाम जानते होंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। खट्टा खाने का बोलते हैं हम लोग, खट्टा खाओ, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल से भी फायदा हो सकता है। ठीक है। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून निकलना, ये प्रकार की बीमारी हमें देखने को मिल सकती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। फिर कौन सा बात करेंगे हम लोग, विटामिन डी की। तो विटामिन डी का नाम होता है कोलेकैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल। ठीक है, कोलेकैल्सीफेरोल। ये किसकी वजह से होता है? सबसे पहले इसका सोर्स क्या होता है? सनलाइट। देखो सनलाइट इसका सोर्स होता है, विटामिन डी का सोर्स क्या होता है? सनलाइट होता है। फिश एंड एगो योग जो होता है ये भी इसका सोर्स माना जाता है, सनलाइट। विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो सनलाइट, धूप में जाओ, धूप में जाने से भी बहुत फायदा होता है शरीर को, विटामिन डी। अगर मान लो अगर मान लो आप लोग विटामिन डी का सेवन नहीं करते हो तो आपको रिकेट हो जाएंगे, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। रिकेट समझते हो? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाना, ये देखो रिकेट्स, ये होता है रिकेट्स। हड्डियां देखो बेचारे बच्चे की कैसी हो चुकी है, लगता ही नहीं हड्डी है इसके अंदर, मांस ही मांस दिख रहा है यहाँ पर। समझ लो इस प्रकार की बीमारी हो जाएगी, रिकेट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है रिकेट्स। उसके बाद विटामिन ई की बात करते हैं, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं इसको? टोकोफेरोल। वेजिटेबल ऑयल लाइक वीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, वीट ग्राम ऑयल हो गया, ये आप लोग लेते हो, तब सीधी सी बात ये यहाँ पर ऑयल्स आपको यूज करना है। कौन कौन से? वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो विटामिन ई के ये सोर्सेज होते हैं। मस्कुलर वीकनेस, इसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस आ सकती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो। फिर विटामिन के का नाम याद रखना, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्यूनोन बोल दो या फिर फाइलोक्यूनोन। PHYLLOQUINONE, फाइलोक्यूनोन। ग्रीन लीवी वेजिटेबल, हरी पत्तियां खाया करो। हरी पत्तियां खाने से क्या होगा? जो आपको अगर चोट वगैरह लग जाती है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो क्या होता है? खून निकलता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत देर तक खून निकलता है, और ऐसे होते हैं कुछ लोग कि थोड़ी देर खून निकलेगा उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रीन लीवी वेजिटेबल खाते हैं, हरे पत्तियों की सब्जी खाते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जी खाते हैं। तो आप लोग भी हरे पत्ती वाली सब्जी खाया करो, बाहर की चीजें मत खाया करो। इससे क्या होगा? इससे ब्लड क्लोटिंग का टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ब्लड क्लोटिंग का टाइम बन जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी ब्लड क्लोटिंग का टाइम बढ़े तो आप लोग क्या कर सकते हो? ग्रीन लीवी वेजिटेबल खा सकते हो। देखो ब्लड क्लोटिंग समझते हो क्या होता है? धब्बा, खून का धब्बा हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है? जब अपने को लग जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद एक नई सरफेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक नई स्क्रीन, जो स्किन होती है वो उसके ऊपर आने लग जाती है। ठीक है, एक धब्बा बन जाता है ऊपर से, काला काला जो होता है, बाद में काला हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो बोलते हैं क्लोटिंग, उसको बोलते हैं क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, रक्त का धब्बा बन जाता है। तो ये सारी चीज रहेगी। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? ये समझा दिया था आपको। ठीक है, तो ये रहेगा, एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्लीन नहीं दिख रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख लेना। ठीक है, स्कर्वी ये होती है, देख लो, दांत वांत टूट जाते हैं, जम्स में से खून निकलता है। काइलोसिस ये होता है, रिकेट्स ये होता है। आपके लिए इमेज लगा के रखी थी हमने। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड ये टॉपिक हमारा है, इसको समझते हैं न्यूक्लिक एसिड को। सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे हमको पढ़ना रहेगा डीएनए आरएनए के बारे में। तो पहले समझो कि न्यूक्लिक एसिड पाए कहाँ जाते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी शरीर की, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। यहां पर देखिए, ये आपको याद नहीं करना है, बस इसको देख लो कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि हम लोग कहां तक बात कर रहे हैं। ये होती है पूरी सेल, सेल के अंदर ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इस छोटा सा पॉइंट जो है वो है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम की भी अंदर, और अंदर जा चुके हैं, समझ लो कितना अंदर हम लोग डीप में जा चुके हैं। यहां पे होता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए, यहां पर हमारा डीएनए। अब जो डीएनए है वो अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इस प्रकार से। आ रही है बात समझ में? इतना अंदर हम लोग जाने वाले हैं।
हमें इस टॉपिक से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। इसके अलावा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, ये बनता है, आपसे पूछा जाएगा और आपसे ज़्यादातर पूछ लेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी हम लोग समझेंगे। और क्या बनता है यहाँ से और क्वेश्चन बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन लिखो, और न्यूक्लिक एसिड के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये तो बस आपको देखने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं, बाकी इनको याद करने से कोई मतलब नहीं है। यहां पर आ जाओ। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक टर्म, हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, हेरिडिटी साइंस में। क्या चीज है ये हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है एवरी स्पीसीज और एनिमल्स हैव पेरेंटियल प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब यहां पर यह होता है कि हर एक एनिमल की बात कर लो, इसके अलावा पेड़ पौधों की बात कर लो, इंसानों की बात कर लो, सबके अंदर अपने पेरेंटियल प्रॉपर्टीज होती है। अपने पिता माता पिता का जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, ये बात हम सभी मानते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, बंदर का बेटा बंदर ही पैदा होता है। ठीक है, इंसान जो है इंसान का बेटा इंसान ही पैदा होता है। किसी किसी को आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि इसकी नाक उसकी मम्मी पे गई हुई है, इसके जो कान हैं इसके पापा पे गए हुए हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज का क्या मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हैं। आई बात समझ में? तो ये बात है, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हेरिडिटी। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। न्यूक्लियस ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब न्यूक्लिक एसिड अभी हमने समझा नहीं है, अभी तो हमने न्यूक्लियस समझा है। अब हम लोग समझेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उससे पहले आप चाहो तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप देख लो, डीएनए और आरएनए होता है। लेकिन अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये तो हमें हेरिडिटी समझ में आ गई। शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड और उसके फंक्शन देखेंगे फिर हम लोग। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो हमारे होते हैं भैया, वो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। मतलब आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इनकी चेन बना दो, तो ये क्या बन जाएगा पूरा हमारा? ये हमारा पूरा बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमने वहां पे देखा था ना, जब आपको हमने पढ़ाया था अमीनो एसिड। ठीक है, जब हमने प्रोटीन देखा था, प्रोटीन में अमीनो एसिड पढ़ा था, अमीनो एसिड की चेन बनती है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड याद कर लो, कहानी खत्म। ये दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी को आप लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, आगे पॉली लगा दो। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लिक एसिड आर मेनली ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इनके फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, ये आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगर अगर आपने इसके फुल फॉर्म भी याद कर लिए, तो जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे ना इन दोनों के बीच में, तो एक पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक नहीं, दो पॉइंट याद हो जाएंगे। एक तो फुल फॉर्म याद हो जाएगा, एक शुगर वाला पॉइंट आपको याद करवा देंगे बहुत इजीली। तो इनका फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत सारे बच्चों को तो याद ही नहीं होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं फंक्शन की। तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। सबसे बड़ा काम तो डीएनए का यही होता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी होती है, हेरिडिटरी इफेक्ट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इनको काट देना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इनको काट देना इस प्रकार से, यहीं तक पढ़ना है आपको, इस पॉइंट तक। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। डीएनए आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ना, उनको सिंथेसिस करने में। ठीक है, जो और हमें ये भी पता है कि प्रोटीन किस काम के आते हैं, जो ग्रोथ और मेंटेनेंस में हमारी बॉडी के काम आते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये हमारा टॉपिक हुआ फिनिश। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। हमने क्या समझा? हमने अभी तक सिर्फ ये बात तो समझी है कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो हमें अब ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या वाला है।
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या बला है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये क्या चीज है। हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंदर चले गए आप, अब हम लोग समझ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, बहुत अंदर की बातें ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है ना, वो तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है हमारा, इन तीनों से मिलकर हमारा बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, ये बात हमें समझ में आई। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड, ये तो आपको हमने बता ही रखा है पहले से ही। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पॉलीमर ही होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड। इसके टाइप जो होते हैं वो डीएनए आरएनए होते हैं, ये बता रखा है आपको। ठीक है, ये आपको बता रखा है। आगे देखें, टॉपिक फिनिश होने वाला है बस। आरएनए डीएनए जरा ये देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अब डिफरेंस करने वाले हैं इनके बीच में। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए जो होता है मल्टी स्टैंडर्ड होता है, फिर डबल स्टैंडर्ड होता है। ये इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पर दो गुच्छे, यहाँ पर सिंगल। चलिए, तो डीएनए दो प्रकार हमने देखे। डीएनए के अंदर जो बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस जो होती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी हमने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले, याद है? अभी आपसे हमने ये बात बताई थी ना कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा वो शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग बात करेंगे इसकी, बेस की। किसकी बात करेंगे? बेस की। बेस किस में यूज करेंगे? डीएनए और आरएनए की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, बेस हम लोग बात करेंगे डीएनए आरएनए में, कि कौन सी बेस होती है और बेस में किस किस प्रकार की बेस होती है। तो नाइट्रोजनस बेस होती है, सिंपल सी बात। पहली बात तो ये कि इनके अंदर जो बेस होती है वो नाइट्रोजनस बेस होती है, दोनों के अंदर, डीएनए आरएनए के अंदर। अब डीएनए जो होते हैं उसको आप लोग तीन प्रकार से बता सकते हो। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन। आरएनए जो होता है उसमें भी एडेनिन होता है, ग्वानिन बेस होती है, साइटोसिन होता है, लेकिन यहां पर थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब जो बायो वाले स्टूडेंट हैं शायद उनको ये चीजें पहले से पता हो, पहले से याद हो, लेकिन जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये अटपटी चीज लग रही होगी कि यार ये क्या चीज है। AGCT, ये किस में आएगा? डीएनए के अंदर आएगा। आरएनए के अंदर क्या आएगा? AGCU, AGCU, AG आई विल सी यू, AG आई विल सी यू, इस तरह से याद कर सकते हो, AGCU, AGCT और AGCU। ठीक है, डीएनए और आरएनए इस प्रकार से बन जाएंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन। इस प्रकार से आप लोग बार बार याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें समझने वाली बात कुछ है ही नहीं, इसको तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और बायो वाले स्टूडेंट ने तो इनको याद कर रखा है। ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट आप लोग याद कर लीजिए अब। चलिए, तो ये बात हो गई डीएनए आरएनए के बेस के बारे में हम लोग बात कर ली। अब जरा इनके डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए रिप्रेजेंटेड इन आवर सेल। अगर आप ये क्वेश्चन आता है कि आरएनए के टाइप लिखिए, डीएनए तो समझा दिया अभी आपको, आरएनए जरा देखिए। आरएनए जो होता है ना, आरएनए को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एमआरटी के फॉर्म में। एमआरटी, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर। अब इनको जीप में समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस टाइप याद कर लो, इनको बस याद करके रख लो, आपसे इसके बाहर कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, एमआरटी, मैसेंजर, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। ठीक है, ये इसके आरएनए के टाइप हो जाएंगे, ध्यान रखना आरएनए के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर। पहला पॉइंट, इट इज अ नॉर्मल जेनेटिक सब्सटेंस। डीएनए जो होता है भैया एक नॉर्मल जेनेटिक सब्सटेंस होता है, जबकि बात करें आरएनए की, इट इज अ जेनेटिक सब्सटेंस। ये भी जेनेटिक सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें कुछ वायरसेस होते हैं। आरएनए की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, इस प्रकार से। ठीक है, जबकि यहां पर जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, आपको कोई से भी 3 पॉइंट याद करके चलना है। अब 3 क्यों बोल रहे हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
एक एक्स्ट्रा याद करके चलो, कोई से भी 3 आप लोग याद कर लो, ठीक है। इसके बाद इट कंटेंट डीऑक्सीराइबोस शुगर, हम तो आपको 6 याद करवाएंगे लेकिन आपको 3 ही याद करना है। इट कंटेंट डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहां पे जो शुगर होती है ना, आपको 3 चीज बताई थी हमने, एक होता है बेस, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास क्या होती है, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड इनसे तो मिलकर बना होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर में तो हमने देखा था नाइट्रोजनस शुगर होती थी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप और बेस की हम लोग बात करते थे, सॉरी बेस जो होती थी हमारे पास, वेरी सॉरी, जो बेस होती थी वो होती थी हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, जो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होती थी। और जो शुगर है हमारे पास, ठीक है, वेरी सॉरी, शुगर जो हमारे पास रहेगी, शुगर के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो शुगर रहेगी डीएनए में, वो रहेगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, राइबोस शुगर हो जाएगी। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता है ना, तो ये तो लिख ही दोगे, डीऑक्सीराइबोस आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइबोस आएगा, तो राइबोस शुगर यहाँ पे हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आपका जो बोलता है वो बोलता है इट कंटेंट एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, बेस। यहाँ पर बेस कौन सी होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होती है। यहाँ पर क्या होती है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन की प्लेस पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये जो होता है हमारा डीएनए, इसका सिर्फ एक ही प्रकार होता है, ओनली वन टाइप। ये जो होते हैं हमारे आरएनए भैया, ये 3 प्रकार के होते हैं, एम, आर, टी। उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं, दिस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज्यादा होती है, आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या थोड़ी सी कम होती है। ओके, होती बहुत है लेकिन कंपेरेटिवली कम होती है। अब इसमें से जो भी अच्छा लगे वो 6 पॉइंट 3 पॉइंट याद कर लेना। हो सके तो फोर्थ वाला पॉइंट जरूर लिख के आना एग्जाम में, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा सामने वाले के ऊपर कि आपने कम से कम ये याद किया है। और आपको याद करना होगा इस फोर्थ पॉइंट को, अच्छे से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में तो आपको आएगा ही आएगा ही। चलिए, ये समझ में आ गया। अब एक टॉपिक ये करते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में नहीं है ये हमारा आता है अमीनो एसिड का टॉपिक है ये। तो ये जो ऊपर की हेडिंग डली हुई है ना, इस पे जरा फोकस मत करो, जरा आप यहाँ पे फोकस करो। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर है। अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर है, तो वैसे तो आप लोग जान गए हो क्या अमीनो एसिड और प्रोटीन में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे हम। देखिए, अमीनो एसिड की अगर आप लोग चेन बनाते हो, अमीनो एसिड की अगर आप लोग चेन बनाते हो तो क्या हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग मन से लिख सकते हो, जैसे जैसे आप लोग सेकंड पॉइंट जरा देखो, अमीनो एसिड का मास जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉल मोलिकुलर मास, यहाँ पर हाई मोलिकुलर मास। भैया यहाँ पर समझो, अमीनो एसिड छोटा है, प्रोटीन उससे प्रोटीन जो है, प्रोटीन बड़ा है, अमीनो एसिड तो बहुत छोटी यूनिट है प्रोटीन की। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग समझ के ये चलो कि आर्मी वर्सेस सोल्जर में क्या अंतर है, आर्मी और सोल्जर में क्या अंतर है बताओ। सोल्जर हमारा अमीनो अमीनो एसिड हो जाएगा और आर्मी हमारी प्रोटीन हो जाएगी। भैया सोल्जर से मिलकर ही आर्मी बनी हुई होती है, समझ रहे हो, सोल्जर से मिलकर ही आर्मी बनी होती है। एक सोल्जर हो सकता है, ठीक है, जब हमारे सोल्जर ज्यादा हो जाएंगे तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, आर्मी बोल देते हैं। उसी तरीके से ये बात है, अमीनो एसिड हमारा सोल्जर है, प्रोटीन हमारी पूरी आर्मी है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए, दिस आर सिंपल कंपाउंड हैविंग अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर अमीनो एसिड में क्या होता है, एक तो हमारे पास अमीनो एसिड होता है, अमीन होता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। मेनली तो हमारे पास 2 चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट। तो बाकी प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 1 और 2 अमीनो एसिड चेन। तो प्रोटीन की आप चाहो तो सिंपल से डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड आप लोग लिख देना। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर प्रोटीन की लिख देनी है, या फिर आप लोग ये जो लिखा हुआ है ये भी आप लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका स्मॉल मोलिकुलर मास होता है, प्रोटीन का हाई मोलिकुलर मास होता है। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ऑन कंबाइनिंग अमीनो एसिड गिव्स डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड देन प्रोटीन। जैसे ही आप लोग अमीनो एसिड को कंबाइन करते जाओगे करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बात करो प्रोटीन की, तो प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर प्रोटीन को आप लोग तोड़ते जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, अमीनो एसिड मिलते जाएंगे।
ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा कवर। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, एक और जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, तो इसको याद कर लेना। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की एक यूनिक फिंगरप्रिंट होती है, विच अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर इनिशियली। तो ये कहाँ पे होती है? हमारे फिंगर के टिप के ऊपर होती है। इट वॉज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बिकॉज सिक्वेंस ऑफ बेस्ड ऑफ डीएनए। ये किसकी वजह से होती है? हमारे डीएनए की वजह से होती है, ठीक है। और इसको किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने में बहुत मददगार माना जाता है, ठीक है। आजकल हर किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से, बस वो यही चीज है। इट इज अ यूनिक, ये हमेशा यूनिक रहेगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ बेस्ड डीएनए इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यहाँ पे क्या होती है? आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ डीएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है, सारी इसी के अंदर स्टोर्ड होती है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कांट बी अल्टर्ड बाय एनी मीन्स। भैया, इसको आप लोग अभी भी अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, अपने फिंगरप्रिंटिंग को आप लोग चेंज नहीं करवा सकते। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस देखने को मिलते हैं। इन फोरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफाई ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा, वहां पर फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि हाँ, इसका मर्डर किसने किया है, उस बंदे ने किया है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई है बात। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन। काफी बार क्या होता है कि जो डेड बॉडीज होती है एक्सीडेंट में इस प्रकार से हो जाती है वो डेड बॉडी की, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है, तो वैसे में उनका डीएनए वगैरह टेस्ट किया जाता है, पेरेंट्स से मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंस लिख दोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि ऐप के ऊपर पहले से अवेलेबल है, वहां से आप लोग कर सकते हो। ओके, और रह गया था हमारा जो कि हमारा एंजाइम्स, उसे और कर लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बात करते हैं एंजाइम्स की। क्या होते हैं एंजाइम्स? द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस कंपाउंड विच अल्टर द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, दिस आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। तो भाई साहब, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो कंपाउंड होते हैं, वो प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। क्या समझे आप लोग? मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे शरीर के अंदर चल रही है, वो काफी धीमे धीमे हो रही है, काफी धीमे धीमे हो रही है। लेकिन अगर आपने एंजाइम्स की हेल्प ले ली तो वो जो प्रोसेस धीमे धीमे हो रही थी वो काफी तेजी से होने लगेगी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाते हैं उस समय हमारे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट ही होते हैं क्योंकि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता? वैसे हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते तो हमें उस खाने को पचाने के लिए 60 से 70 साल लग जाते। एक रोटी को पचाने के लिए 60 से 70 साल लग जाते बिना एंजाइम्स के। इतने धीमे प्रोसेस है ये, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस। लेकिन अगर आप लोग एंजाइम्स की हेल्प लेते हो, जो कि हमारा शरीर लेता है, तो वही खाना कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में तैयार हो जाता है हमारे शरीर में, ठीक है, पच जाता है वो हमारे शरीर में। ये काम है हमारे एंजाइम्स का। इसी को बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है, दिस आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल देख लो, याद कर लो आप लोग। इन्वर्टेज जाइमेस, ये दो के नाम सबको याद हो जाने चाहिए, इन्वर्टेज जाइमेस। उसके बाद अमाइलस एंड माल्टेस, ये भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेज और जाइमेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, इन्वर्टेज और जाइमेस। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, तो आपको करना रहेगा, पूछेंगे कि व्हाट इज एंजाइम्स और किसी दो एंजाइम के नाम बताओ और उनके यूजेस बताओ। इस प्रकार से प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख रखे इन्वर्टेज और जाइमेस का। देखिए यहां पर इन्वर्टेज और जाइमेस, इसके हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए, इन्वर्टेज जो होता है वो सुक्रोज, जो हमने देखा था ना, सुक्रोज से ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। और ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज में आप लोग जाइमेस यूज करोगे तो ये क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। समझो इस चीज को। अगर आपने सुक्रोज के अंदर इन्वर्टेज मिला दिया तो ये जो प्रोसेस है काफी तेज हो जाएगी
और सुक्रोज को हम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेज की हेल्प से ये काफी तेज कर देगा इस प्रोसेस को। उसके अलावा जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज से अल्कोहल भी बनाया जा सकता है जाइमेस की हेल्प से। आई बात समझ में? जाइमेस की हेल्प से। जाइमेस क्या करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कौन से अल्कोहल में? इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ये दो चीज याद कर लो, बिल्कुल इन रिएक्शन को रट लो, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। तो ये प्रश्न बनता है इस प्रकार से, आपको इस तरीके से लिखना है। इन्वर्टेज का यूज क्या है बताओ? सुक्रोज से ग्लूकोज में, ग्लूको उसके बाद ग्लूकोज से अगर हमें इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, C2H5OH क्या होता है? यही तो होता है हमारा इथेनॉल। तो अगर इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो जाइमेस का यूज करेंगे। आई बात समझ में? इनको लिख लो, याद कर लो अच्छे से। उसके बाद एक और प्रश्न बन जाता है कभी कभी, वैसे ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब हमारा एक चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, वहां से ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप लोग। तो एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है वो देखिए आप लोग। हाई इफिशियंसी, भैया ये बहुत ज्यादा इफिशियंट होते हैं। ओके, दे आर हाईली इफिशियंट। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 to the power 12 to 10 to the power 20 टाइम्स। इतनी तेजी से स्पीड को बढ़ा देते हैं। स्मॉल क्वांटिटी, इनको कम मात्रा में लिए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं उनको कम मात्रा में लिया जाता है। आई बात समझ में? ज्यादा मात्रा में नहीं लेते, थोड़ा सा एंजाइम्स भी बहुत काम कर देता है। तो दो कोई से यूज लिखने हैं आपको। इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर, they shows their activity at the temperature between 298 to 310 केल्विन। तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये काम करते हैं, मतलब हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसी के लगभग यहाँ पर बात की जा रही है। उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस पर ये काम अच्छे से करेंगे। ओके, ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हाईली स्पेसिफिक। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वन एंजाइम कैटलिस्ट ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बनाया जाता है, ये इतने स्पेसिफिक होते हैं। आई बात समझ में? जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे, डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों के लिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी आप लोग समझ सकते हो, एक एंजाइम एक का काम करेगा। जैसे इन्वर्टेज जाइमेस हमने देखा था, इन्वर्टेज किसके लिए था, जाइमेस किसके लिए था, समझा दिया आपको। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा ये होता है फिनिश। अब इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसको हमें सॉल्व करना रहेगा।